ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और अब यहाँ पर बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की, जो 30 घंटे का होगा। लेकिन इन 30 घंटों में बहुत कुछ ऐसा होगा जो कई भारत के दुश्मनों के चेहरे पर जो है पसीना ला देगा, परेशानी ला देगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शन सिंह ढिल्लों जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा शमी सबरवाल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और आकाश जिंदल जी हैं, अर्थशास्त्री। यानी कि डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है और साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में क्या कुछ होगा, हम तीनों मेहमानों से जानेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन जी, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस की। तो डिफेंस में जो है हम रशिया की बात करते हैं, तो रशिया ने हमेशा भारत को जो भी इक्विपमेंट दिया है फ्री हैंड दिया है। यानी कोई भी जो है बाउंडेड नहीं है कि किस देश पर इस्तेमाल करना है, किस पर नहीं करना, जिस तरीके से अमेरिका करता है। अमेरिका डिफेंस के लिए आपको इक्विपमेंट दे देगा, हथियार दे देगा, उसके बाद आपकी नाक में नकेल डाल के खींच देगा कि आपको यहां नहीं लेकर इस्तेमाल करना, यहां नहीं करना है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि रशिया हमारा पुराना पार्टनर है डिफेंस के मामलों में। हमारा बहुत सारा इक्विपमेंट खासकर नेवी और एयरफोर्स का रशिया बेस्ड है जी। अब S-400 ने जो धूम मचाई थी ये सिंदूर में, वो तो पूरा वर्ल्ड जानता है। और रशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। इवन की 71 वॉर में भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया था जब अमेरिका का फ्लीट यहाँ आ रहा था। तो रशिया एक हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है डिफेंस में, ऑयल में, सभी चीजों में। और रशिया के साथ एक बड़ा एडवांटेज हमारा पहले भी रहा है कि रूपी ट्रेड भी हमारा चलता रहा है। दूसरा, रशिया हमेशा से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें देता है। जैसे मिग थे, जो भी हमने उनसे इक्विपमेंट लिया, उसकी हमने स्टेजेस में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी और धीरे धीरे वो पूरा इक्विपमेंट यहाँ बनने लगा। तो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं रहता कि हम लॉन्ग रन में उसी चीज में अटके रहेंगे या उसको हम खुद डेवलप नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमने उनसे लेके बेसिक स्ट्रक्चर जब वो आउटडेटेड हो गए तो उसको भी यहाँ और मॉडिफाई किया है। उसमें भी हमारी कॉपरेशन चलती रहती है। और डिफेंस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रशिया का अभी तक रहा है। और ये विजिट एक बहुत बड़ा जो हमें ओपनिंग दे रही है कि आने वाले समय में भी ये दोस्ती जारी रहेगी और हमें लेटेस्ट जो रशियन इक्विपमेंट मिलेगा, जिससे हमारी जो तीनों सेनाएं बहुत मजबूत होंगी। जी, यहां पर मैं आपके पास आना चाहूंगी शमी जी, आप कैसे देखते हैं? अगर डिफेंस की बात करते हैं तो सिर्फ डिफेंस ही नहीं, न्यूक्लियर के ऊपर भी बात चल रही है। अगर अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, तमाम देश आजकल जो है हूल देते रहते हैं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। ऐसे में न्यूक्लियर को लेकर के ये बातचीत, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, न्यूक्लियर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस हो रही है, और क्योंकि हम जो है न्यूक्लियर 5 जो ओरिजिनल क्लब है उसके मेंबर नहीं है। वी हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शन जिसमें हम फ्रेश टेस्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकते। और वहां पर क्योंकि रशिया ने तो बोल दिया कि मैं तो टेस्ट करूंगा और एडवांस वो करूंगा, और हम भी अगर कुछ अपने टेस्ट करना चाहते हैं तो हम वाया रशिया कर सकते हैं अपने देश में बिना एक्सप्लोजन किए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी हमारे पास है लेकिन हमने उसको टेस्ट भी करना है। एंड दैट इज वेयर जो है रशिया कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। दूसरी चीज, जैसे कि अभी ढिल्लों जी बता रहे थे कि अमेरिका का हमेशा एक चीज रहता है कि वो हमेशा नकेल कस के रखता है। सबसे बड़ी चीज है, अभी आप देख लीजिए हमारे को जो तेजस के लिए इंजन अभी तक उसने नहीं दिए हैं, तो विच कैन ऑलवेज हैम्पर आवर फ्यूचर प्रोग्रेस एंड सिक्योरिटी। तीसरी चीज ये है कि जब वो एक टेक्नोलॉजी देता भी है वो उसको फिर भी रिमोट कंट्रोल कर सकता है एट द टाइम ऑफ वॉर। तो यानी कि हम उस वेपन सिस्टम को अगर क्रिटिकल टाइम आता है और अगर हम उसको यूज नहीं कर पाते तो उसका कोई फायदा नहीं। सो दैट इज वाई चाहे वो न्यूक्लियर हो या आर्मामेंट हो, ये सारे को एक ही सिक्योरिटी की दृष्टि से देखना पड़ेगा। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस, वो डेली यूज में नहीं आते लेकिन फिर भी एक डेटरेंस वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा रहती है और उसमें हमें टेक्नोलॉजिकली फास्ट फॉरवर्ड होकर सबसे आगे रहना पड़ेगा। और वहां पर रशिया की हमारे साथ जो कोऑपरेशन है उसकी एक बहुत अहमियत रहेगी। ये तो हो गया जहां तक डिफेंस का मामला है, लेकिन उसके साथ साथ हमको एनर्जी के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स चाहिए होंगे। दैट इज वेयर रशिया कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस। दैट इज हाउ आई लुक एट इट। जी जी जी, आकाश जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। हम थोड़ा बात करेंगे कि किस तरीके से व्यापार की बात करते हैं तो भारत में
इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा होता है रशिया से, एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। इस सवाल पर मैं जरूर आपके पास आऊंगी और माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना भी चाहूंगी क्योंकि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जी आकाश जी अब मैं आपके पास ही आऊंगी, सीधे हम अपने मेहमान के पास रुक करेंगे। आकाश जिंदल जी, जैसे मेरा सवाल था कि रशिया को हम सामान भेजते तो बहुत कम है, यानी कि हमारी तरफ से सामान जो एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत कम होता है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है और वो कोई परसेंटेज छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा है। 4.88 बिलियन का हम लोग जो है सामान रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, 63.84 बिलियन डॉलर का जो है हम इंपोर्ट करते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? जी, आई लिस्ट आउट ऑल द इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ दिस मीटिंग, बट शुरुआत मैं इस तरीके से करूंगा। मिलते हैं दोस्त, बढ़ती है दोस्ती, दुनिया को लगती है आग। दुनिया आप समझ ही रहे हैं मैं किसको कह रहा हूं। दोस्ती तो बढ़ेगी, दोस्ती खिलेगी जैसे खिलता हुआ गुलाब। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूजली एडवांटेजेस मीटिंग फॉर इंडिया। फर्स्टली आई लिस्ट आउट द बेनिफिट्स। सबसे पहले क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। हमें इस समय नहीं भूलना चाहिए कि अगर क्रूड ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं तो दोबारा डिस्काउंट मिल सकता है और रुपये में मिल सकता है हमें क्रूड ऑयल, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क हमारे सामने आ चुका है। डॉलर 90 से ऊपर पहुंच चुका है। डॉलर 90 से ऊपर पहुंचने का मतलब है अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज ओपेक से या और सोर्सेज से क्रूड ऑयल लेते रहते हैं तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल बढ़ सकता है, क्योंकि उसका भुगतान में डॉलर में करना पड़ता है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हमारा बढ़ सकता है। आपका जो सारा इशारा है वो ट्रेड डेफिसिट की तरफ है, मैं इसे दूसरी दिशा में लेके जाऊंगा। सबसे पहले इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हमें क्या होगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर वेपन में हो जाता है, मेरे अभी मित्रों ने बताया आपको कि उसका डिफेंस के एंगल से फायदा होगा, मैं उसका इकोनॉमिक एडवांटेज आपको बताऊंगा। इंडिया अब वेपन मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बिग वे में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आता है तो वेपन मैन्युफैक्चरिंग में एक तरफ तो हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का गोल है, आत्मनिर्भर। दूसरा, हम वेपन्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे जो हमें प्रेशियस फॉरेक्स अर्न करके देगा, वो भी 90 रुपए डॉलर के समय में। क्योंकि आज जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, अपने ऊपर निर्भर होना, दूसरों के ऊपर निर्भरता छोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये दो इकोनॉमिक एडवांटेज तो क्लियरली होंगे। तीसरा, दोस्ती हमारी रशिया से है, डेकेड्स ओल्ड है, जैसे मेरे मित्रों ने अभी आपको बताया। बट साथ ही साथ मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है आज हम रशिया के साथ मीटिंग में बहुत फायदे ले सकते हैं, क्योंकि रशिया यूएस के साथ, यूरोप के साथ उस तरीके से कारोबार नहीं कर सकता। हम जानते हैं किस तरह की सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो ऐसे में रशिया के साथ मीटिंग हमारी काफी एडवांटेजेस हो सकती हैं, काफी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे बेनिफिट में आ सकती हैं। अब उसके अंदर चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, चाहे वेपन परचेज हो, ऑयल एंड गैस हो, एनर्जी हो, काफी चीजें हमें डिस्काउंटेड रेट पे मिल सकती हैं। क्योंकि साफ शब्दों में अगर कहूं तो रशिया बहुत लोगों से व्यापार कर नहीं सकता। अब रही, जो कुछ लोग आज तमाम चैनल्स पे था, मैं ये एप्रीहेंशन जाहिर कर रहे थे कि अमेरिका इसको कैसे देखेगा, तो उसको पहले ही बता दूं, अमेरिका ने ऑलरेडी अपने घोड़े खोल के देख लिए हैं। 50% टैरिफ हिंदुस्तान पे लगा चुका है। लगाने के बाद, अमेरिका के 50% टैरिफ इंपोज होने के बाद हमने 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दी है, जो कि बाकी सारी इकोनॉमी जिसमें अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान है, उन सबसे कहीं ज्यादा फास्ट है। तो अमेरिका ने जो टैरिफ हम पे लगाए थे उसके बदले में अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका को कुछ फायदा तो नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट 4.4% होगी, इन्फ्लेशन 3% हो गई, वहां की जनता खुश नहीं है क्योंकि उनके ये सामान महंगा हुआ है। तो इसलिए मेरे हिसाब से हिंदुस्तान बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे है और इस मौके का फायदा उठा के हमारे पुराने दोस्त रशियन, काफी अच्छी ट्रेड डील्स हो सकती हैं हमारी, क्योंकि अब अमेरिका हिंदुस्तान के अगेंस्ट चल नहीं पाएगा। टैरिफ लगा के उन्होंने देख लिए, टैरिफ का उन्हें कुछ एडवांटेज नहीं मिला, डिसएडवांटेज मिला है। जबकि हिंदुस्तान ने तरक्की करके दिखाई है, हमने जीएसटी के 2 स्लैब खत्म किए, उसके बावजूद जीएसटी कलेक्शन हमारा नवंबर का पिछले साल से बड़ा है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं एज एन इकोनॉमिस्ट कि हम बहुत बढ़िया पोजीशन में हैं। इस समय रशिया के साथ डील्स हम करते हैं, ठीक है, यूरोप भी कुछ तरीके कुछ अपनी बिटरनेस शो कर रहा है, बट वही यूरोप है जो रशिया से गैस ले रहा है, हिंदुस्तान को लेके बिटरनेस शो कर रहा है कि आप क्यों डील्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान बहुत बहुत एडवांटेजेस पोजीशन पे है।
तो मेरा ये मानना है कि कई चीजों में हम एडवांटेज ले सकते हैं। अब रही बात ट्रेड डेफिसिट की, कई चीजों का ऐसा एक्सपोर्ट है जो हिंदुस्तान रशिया को कर सकता है, जिसके अंदर आईटी सेक्टर में हमें काफी ओपनिंग्स मिल सकती हैं, वो ट्रेड डेफिसिट को प्लग करेंगे। दूसरा, जब रुपी टर्म्स में हम उनसे अगर क्रूड ऑयल परचेज करने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो रुपी जो है, देखिए रशिया के पास इकट्ठा होगा तो क्या होगा, वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के काम आ गया। जैसे पहले रुपी था वो इकट्ठा हो गया था रशिया के पास, तो वो भी हिंदुस्तान के लिए एडवांटेजेस रहेगा। साथ ही साथ हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ जिस तरीके से प्रेडिक्ट की गई है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आज आपको बता दूं, ना तो यूरोप पीछे हटे ना अमेरिका, सब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते रहेंगे। क्रिटिसिज्म जरूर थोड़ी बहुत होती रहेगी कि हमने रशिया के साथ ये कर लिया वो कर लिया, क्योंकि वो है व्यापारी, और व्यापारी वहां इन्वेस्ट करता है जहां उसे फायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 10 सेकंड दूंगा सिर्फ। आज हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है ग्लोबली, उसको समझ लें। जर्मनी दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2023-2024 दोनों साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, हमने अभी शो किया 8.2%। अमेरिका खुद जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जापान हमारे आसपास की इकोनॉमी है, उनकी उसी क्वार्टर जहां हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दी है, वहां नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। चाइना अभी से कुछ समय पहले डिफ्लेशन का शिकार था। डिफ्लेशन का मतलब सामान के दाम कम हो रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था जाके बाजार में सामान खरीदने को। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इस डिबेट में जो नया आयाम ऐड कर रहा हूं, इस समय हम बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में है हर तरह की ट्रेड डील करने के। और नरेंद्र मोदी साहब का आदर सम्मान सिर्फ रशिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। हमारे प्रधानमंत्री साहब का पूरा दुनिया में सम्मान है। तो आई थिंक इस मौके पे काफी अच्छी ट्रेड डील्स होंगी, जो आपका प्रश्न था ट्रेड डेफिसिट भी कम करेंगी, हिंदुस्तान को एनर्जी में बेनिफिट देंगी, डिफेंस में हमें स्ट्रांग तो बनाएंगी, आत्मनिर्भर बनाएंगी, फाइनेंशियली भी जो है डिफेंस डील्स हमारे लिए उसके बाद प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा व्यापार बिजनेस का मौका है। साथ ही साथ हमारी दोस्ती रशिया से जो डेकेड्स पुरानी है, और रशिया हमारा एक ट्रस्टेड दोस्त रहा है डेकेड्स ओल्ड, वो दोस्ती भी जो है रिन्यू होगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्रधानमंत्री मोदी साहब और पुतिन साहब की जो पर्सनल इक्वेशन है, जो पर्सनल रेपो दोनों नेताओं के बीच में है, वो इतना बढ़िया है, इतना अद्भुत है। और मैं आपको बता दूं, व्यापार में अल्टीमेटली जो आपस में कंफर्ट लेवल होता है वो डील कराता है। तो वो कंफर्ट लेवल दोनों मित्रों के अंदर बहुत अच्छा है, और वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित होने वाला है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए तो एसेट होगा ही होगा, लेकिन रूस को भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को रशिया की जरूरत है। अब कैसे और क्यों, उसके लिए हम जानने के लिए अपने बाकी मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन तस्वीरें थोड़ी सी हम दिखा रहे थे जिस तरीके से, किस तरीके से गर्मजोशी से हंसते हुए मिलते हुए दोनों दोस्त चल रहे हैं। मोदी और पुतिन की तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि ना भाषा की कोई बाउंड्री है, ना किसी तरह का और कोई लाग लपेट है, ये बिल्कुल प्योर और प्योर दोस्ती है। सीधे हम रुक करेंगे दर्शन सिंह जी का। दर्शन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर हम कह रहे हैं कि जितनी जरूरत भारत को रशिया की, उतनी ही जरूरत रशिया को भी भारत की है, क्योंकि जब से यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध चल रहा है, रशिया के खिलाफ एक अलग माहौल बना है, अलग माहौल बनाने की कोशिश की गई है, और इस सिचुएशन में भारत के ऊपर भी प्रेशर डाला गया कि वो दोस्ती खत्म करो, लेकिन भारत हर जगह खड़ा रहा। इसे कैसे देखते हैं? रशिया इस टाइम बहुत घिरा हुआ है यूक्रेन के साथ वॉर में, क्योंकि अमेरिका उसके अगेंस्ट है और यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, और पूरे यूरोप पे भी प्रेशर है कि वो रशिया से अपने संबंध तोड़ ले। तो इस सिचुएशन में एक तो रशिया को अपना एक कोई पुराना दोस्त चाहिए जिसके साथ वो डील कर सके, और जो उसके पास सरप्लस ऑयल्स के भंडार हैं उसका ऑयल की सेल वो बढ़े। हालांकि यूरोप भी ऑयल ले रहा है, पर भारत बड़ी तादाद में ऑयल ले रहा है, बहुत बड़ी मार्केट है भारत की। तो रशिया को भी अपनी चीजें बेचने के लिए एक बाजार चाहिए और एक ट्रस्टेड पार्टनर भी चाहिए, क्योंकि बाजार तो बाहर भी मिल रहा है, पर यूरोप का पता नहीं है कि कब किस साइड कब पलट जाए। पर भारत उसका एक ट्रस्टेड पार्टनर है, और भारत के साथ जो भी डील है लंबी है। भारत, हालांकि यूक्रेन के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छी हैं, तो पर हमने कभी भी रशिया की खिलाफत नहीं करी, या रशिया से हमने हमेशा उनके बीच में शांति स्थापित करने की बात करी है, ना कि कोई उनको भड़का के अपने हथियार बेचने, जैसा कि दूसरे मुल्क कर रहे हैं
कि अपने हथियारों का जो अपने बिजनेस का एजेंडा है वो है, चाहे वहां लोग मरे कटे या जो मर्जी बर्बादी हो। पर भारत ने कभी भी ऐसे दो मुल्कों के बीच में नहीं चाहा। तो इसलिए जो रशिया है भारत पे भी बहुत अपना डिपेंडेंस रखता है, क्योंकि इक्विपमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी मार्केट है, एक ट्रस्टेड पार्टनर है, और उसके साथ भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। बहुत सारी चीजें जो रशिया को बाहर से नहीं मिल रही हैं वो इंडिया में डेवलप हो सकती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वूलन्स हैं, ये चीजें पहले भी बहुत बड़ी मात्रा में जब यूएसएसआर था एक्सपोर्ट होती थी। जैसे लुधियाना हौजरी का हब है, तो यहाँ की इंडस्ट्री ज्यादातर यूएसएस बेस्ड थी, वहां को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी। वो ये जो एक्सपोर्ट अगर रिवाइव हो जाएगी तो हमारी इंडस्ट्री भी रिवाइव होगी, और बहुत ज्यादा फायदा हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी, मीडियम को भी, और बड़ी इंडस्ट्री को भी। जैसे डिफेंस के इक्विपमेंट है, अगर हम उनसे कोलैबोरेशन करके यहाँ बनाएंगे, और अब डॉलर का रेट बढ़ने के साथ तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर वाले कंट्रीज को ये सस्ता पड़ेगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों मुल्कों के लिए कि इन डीलों को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम न्यूक्लियर सबमरीन की डील भी उनके साथ लीज लेने की बातचीत चल रही है, तो वो एक अच्छी बात है कि सबमरीन का फ्लीट जो हमारा पुराना हो चुका है, और न्यूक्लियर सबमरीन आएंगी तो वो ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, ज्यादा रेंज तक जा सकती हैं, और ज्यादा देर पानी के अंदर रह सकती हैं। तो ऐसा लेटेस्ट इक्विपमेंट आएगा तो निश्चित तौर पे हमारी सेनाओं की जो क्षमता है बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा नए इक्विपमेंट आने से, और लॉन्ग रन में क्योंकि हम उनको यहाँ बना लेंगे, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो इससे कंट्री को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी जी जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर एक लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी बहुत कुछ होगा, और वो किस तरीके से किया जाएगा वो मैं समझना चाहूंगी। शमी जी, आपसे हम बात कर रहे हैं किस तरीके से पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई है गर्मजोशी के साथ, और अगले 30 घंटे जो है, 30 घंटे की पूरी विजिट है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, और ये 30 घंटे कितने इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। राजन कोचर रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ अब पैनल में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आकाश जिंदल जी, शमी समरवाल जी और दर्शन सिंह ढिल्लों जी भी हमारे साथ हैं, लगातार बने हुए हैं। और शमी जी, आपसे जो मेरा सवाल था, लॉजिस्टिक सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन हम जो सामान यहां से वहां ले जाते हैं उसमें किस तरीके से कन्वीनियंटली जो है इन दोनों देशों की डील होगी वो कर पाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के अंदर जो चीन की दादागिरी चलती है वो खत्म होगी, वहां पर एक्सेस मिलेगा रशिया को। इसके अलावा अंटार्कटिक की बात करें तो वहां पर रशिया के जरिए भारत को एक्सेस मिलेगा। इसे कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट को आप? देखिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, और आपने सही बोला। देखिए, मलक्का स्ट्रेट से जब हम साउथ चाइना सी की तरफ जाते हैं और उसके बाद वहां से हम रशिया को अप्रोच करते हैं, तो वो एक हमारा जो है कॉरिडोर विच इज अवेलेबल, जहां पे हमेशा चाइना की थोड़ी बहुत नोकझोंक रहती है। लेकिन उसके साथ एक हमारा और है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ईरान के थ्रू होके जाता है। और ये वाला कॉरिडोर जो है, चूंकि अब हमारे पास ईरान का छवार पोर्ट है, हम उस पोर्ट के थ्रू भी रशिया की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा, पीछे रिसेंटली न्यूज में था कि अमेरिका ने उस पोर्ट के ऊपर भी जो प्रतिबंध लगाने की बात करी थी, लेकिन अब कुछ समय के लिए उसने वो रिलीज कर दिया है। तो बेसिकली अगर आप देखें, हमारा सारा सामान अगर ईरान के थ्रू होके जाता है तो वो एक बिल्कुल सेफ हमें चैनल मिल जाता है टू रीच रशिया। ना केवल रशिया बल्कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के थ्रू को भी हम उससे सर्विस कर सकते हैं। देखिए, लॉजिस्टिक एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमेशा किसी भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत महत्वता रखती है, और अगर आपको एक गुड्स का कॉरिडोर मिलता है जिसके बीच में आपको पूरी सेफ्टी मिली हुई है, सिक्योरिटी है, तो वो मेरे ख्याल से इधर वाले कॉरिडोर में हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन द लॉन्ग रन। अब क्योंकि रशिया और चाइना का भी रिलेशनशिप ठीक है, तो हम मलक्का स्ट्रेट के थ्रू, साउथ चाइना सी के थ्रू भी हम अप्रोच कर सकते हैं। पर कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से हमेशा एक से ज्यादा ऑप्शन रहना चाहिए। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिक्योरिटी की जहां पर बात है,
एक ये भी है कि भारत ने कभी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कभी किसी के साथ नहीं की है, इन द सेंस कि मतलब अपने देश में किसी और की सेना को डिप्लॉय नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल राजन जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दोनों देशों के अब जो बीच में डील होने जा रही है, कहा जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे की सेनाओं का कैसे सहयोग करेंगी, एक दूसरे के सेना के जो बेस है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, बंदरगाह हो, एयरफील्ड हो, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। यानी रशिया को भारत का एयर स्पेस, इसके अलावा बंदरगाह कैसे इस्तेमाल करने को मिलेगा, इसके क्या मायने हैं, और रशिया का जो एयर स्पेस है, बंदरगाह है, वो भारत इस्तेमाल कर पाएगा, इसके क्या मायने आप समझते हैं राजन जी? ये जो रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है जी, रिलॉस जी, ये सामान को यहां से वहां से ले जाने के लिए नहीं है। जब आपकी नेवी ऑपरेट करेगी रशिया के एरिया में, जी, 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 तो जो पूरी बर्थिंग फैसिलिटीज रशिया के पोर्ट की आपको फैसिलिटी मिलेगी, और जो आपका फ्यूल, ऑयल और सप्लाईज, क्योंकि आप अगर वहां पे जाएंगे तो काफी दिनों तक आपका जो वहां पे एंगेजमेंट रहेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं आर्टिक ओशन का, और आर्टिक ओशन में एक हमारा बेस है वहां पे, और अगर हमारी नेवी वहां पे ऑपरेट करना चाहेगी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो उसको एक लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होगी रशियंस की, जी, जो बर्थिंग आपकी फैसिलिटी, आपको रहने का अरेंजमेंट, आपका रिप्लेनिशमेंट जो आपको उसको वहां पे चाहिए, और आपका जो फ्यूल आपकी शिप्स के लिए आपको चाहिए, तो इस टाइप की स्ट्रीमलाइनिंग। और सिमिलरली जैसे आपने जिक्र किया, रशियन नेवी जब इंडियन ओशन में आएगी तो सिमिलर टाइप की जो आपका रेसिप्रोकल, इसीलिए इसका नाम है रेसिप्रोकल, और जो भी मदद आपको रशियन नेवी को देनी पड़ेगी ऑन सिमिलर लाइंस, जैसे मैंने जिक्र किया, इसको रशियन नेवी को आपको देनी पड़ेगी, आपको उनके अपने पोर्ट्स में आपको उनको जगह देनी पड़ेगी, बर्थिंग आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, अगर आपको रिप्लेनिशमेंट उनको देना है फ्यूल के लिए, इन सारी चीजों के लिए, वो सारा आपको देना पड़ेगा। तो इससे एक्चुअली क्या होता है, दो देशों के बीच में जो आप मैरीटाइम कॉपरेशन देख रहे हैं, और इंटर ऑपरेबिलिटी, जब दो वर्ल्ड की जो बेहतरीन नेवीज आपस में काम करती हैं, तो उनको एक तजुर्बा होना चाहिए एक दूसरे के साथ काम करने का, और जो उनकी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ड्रिल्स होते हैं, और जो उनके ये कम्युनिकेशन के सिस्टम्स होते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज ये पीस टाइम की एक्टिविटी मैं बता रहा हूं। और फायदा ये है कि अगर आप लड़ाई में जाए, सपोजिंग एक मैं आपको एक सिनेरियो पेंट करना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई में हैं और आपको रशियन नेवी की मदद चाहिए उस टाइम पे कुछ एक्टिविटीज के लिए, तो क्योंकि आपने पीस टाइम में ट्रेन किया है और आप एक दूसरे के सिस्टम्स को एक्चुअली समझते हैं, बिकॉज नेवी अपने अपने सिस्टम्स को इसको समझती है और उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये आपका पीस टाइम में भी आपको हेल्प करता है और आपको वॉर टाइम में भी हेल्प। वो इंस्टेंट हेल्प जिसकी बात कर रहे हैं, वो इंस्टेंट हेल्प है कि जब भी भारत को जरूरत पड़ेगी वो इंस्टेंट हेल्प उन कंडीशंस में मिलेगी। एक यहाँ पर मेरा आकाश जी से सवाल है। आकाश जी, बहुत कुछ डील जो है, बहुत कुछ बातचीत जो है ऑयल सेक्टर को लेकर होने वाली, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अमेरिका की बात करते हैं, वो वेनेजुएला को लगातार परेशान कर रहा है, क्योंकि अरब कंट्रीज के ऊपर जो ऑयल की डिपेंडेंसी थी वो काफी कम होती जा रही है, और एक प्रेशर जो है अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे में जो डिपेंडेंसी अरब कंट्रीज पर थी वो तो कम हो ही रही है, लेकिन रशिया का ऑयल सेक्टर में भारत के साथ आना, एक सपोर्ट करना, इसे कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान को हम सिर्फ इस एंगल से देखते हैं अभी तक कि हम रशिया से सस्ता क्रूड इंपोर्ट कर सकते हैं, रुपी टर्म में पे कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज बहुत लोगों के सामने अभी तक नहीं आई है
रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या हुआ है, हिंदुस्तान ने बहुत केसेस में रशिया से सस्ता क्रूड इंपोर्ट किया है, रिफाइन करके यूरोप को भेजा है, रिफाइन करके यूरोप को बेचा है, जिससे हिंदुस्तान को वैल्यू एडिशन का फायदा हुआ है और यूरोप जो है सिर्फ बिलबिलाता रहा है। तो ऐसी कई सिचुएशन का फायदा हिंदुस्तान उठा सकता है। तो ये जो सस्ता क्रूड है और रुपी टर्म में सस्ता क्रूड हमें बहुत एडवांटेज दे सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए, मैं अगेन वही रिपीट कर रहा हूं, डॉलर जो 90 रुपए है वो आज क्रूड ऑयल, हालांकि ब्रेंट क्रूड $63 पर बैरल है, उसका एडवांटेज हम लूज कर रहे हैं डॉलर के इतना हाई होने से। साथ ही साथ एक दूसरा एडवांटेज जो हमें मिल सकता है, चाइना की तरफ से काफी क्लैरिटी है कि ताइवान को लेकर उसकी क्या अप्रोच है। 2027 वाली कहानी ज्यादातर दुनिया ने सुन ली है। ऐसे में चाइना और यूएस किस तरीके से रहेंगे आपस में हम सब जानते हैं। वो एक दूसरे के क्लोज बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि यूएस ताइवान को सपोर्ट करेगा। ऐसे में रशिया, इंडिया, चाइना, ये मित्रता भी इस मीटिंग से जो है सॉलिड बन सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डॉलर की डोमिनेंस, डी डॉलराइजेशन जिसे हम कहते हैं, ऑलरेडी हो रही है। डी डॉलराइजेशन और बढ़ सकती है। रुपी रूबल ट्रेड तो चल ही रहा है, अब देखिए एक नया ट्रेड रुपी युआन रूबल ट्रेड चल सकता है जो कि डॉलर को जो है बहुत बहुत वीक कर सकता है, डी डॉलराइजेशन हो सकता है। और अमेरिका जो डॉलर के वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहा है, वहां अमेरिका को झटका लग सकता है और टैरिफ्स में भी फिर अमेरिका नरम पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है ग्लोब की सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है, बट डॉलर का भी जो वर्चस्व है अगर वो कम हो जाए तो हिंदुस्तान और रशिया दोनों को फायदा है, चाइना को भी फायदा है। ब्रिक्स करेंसी की बात भी हो रही है, हालांकि ब्रिक्स करेंसी अभी दूर की कौड़ी है, बट मेरे हिसाब से डॉलर का डोमिनेंस खत्म करना और इंडिया, रशिया, चाइना, RIC तीनों का आगे बढ़ना भी इस मुलाकात से कई जो है नए आयाम जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, रशिया और चाइना एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और अब कॉमन इंटरेस्ट हैं दोनों के, बहुत से कॉमन इंटरेस्ट हैं, बहुत सी सिनर्जीज हैं। उन सिनर्जीज के अंदर हिंदुस्तान ऐड हो सकता है। हालांकि चाइना के साथ हमारे अपने डिस्प्यूट्स रहे हैं, चाइना को हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। चाइना ने जिस तरीके से हमें धोखा दिया है कई फ्रंट्स पे, बट आज की सिचुएशन और आज का जो टैरिफ्स का जमाना है, ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये फ्रेंडशिप बन सकती है। और हिंदुस्तान को जो एक्सपोर्ट्स में थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, हालांकि हमने एक्सपोर्ट के नए और फ्रंट्स खोले हैं जब से टैरिफ लगे हैं, वहां हमें फायदा मिल सकता है और डॉलर की कीमत को भी हम कम कर सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, अभी डॉलर हिंदुस्तान से फ्लाई आउट कर रहा है, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेल माने या और रीजन माने। इसी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। हालांकि हमारी इकोनॉमी आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लगातार हम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन डॉलर हमारे लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो ऐसे में ये मीटिंग डॉलर को लेकर जो परेशानियां हमारी खड़ी हो रही हैं वो सोल्यूशन भी दे सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा होगा। ये प्रेशर पॉलिटिक्स ना आकाश जी, साफ है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो खेलने की कोशिश की गई है भारत और रशिया दोनों के साथ ही, उसमें कोई भी देश अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। चाहे किसी की भी बात करें, अमेरिका तो इसमें लगातार लगा रहता है।